उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। इस श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपका उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश के नृत्यों के बारे में देखेंगे, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का यदि आप कोई नृत्य है या कोई वहाँ की परंपरा है, ठीक है, कोई गायन विधा हो गया या चित्रकला हो गया या लोक नृत्य हो गया, ठीक है, कोई भी लोक परंपरा हो गया, इसको संरक्षण रखने का एक ही मात्र उद्देश्य होता है, ठीक है। एक तो आप जो अपनी पुरानी संस्कृति है, ठीक है, गांधी जी भी इस बात को समर्थन करते थे, इस बात को मानते थे कि जो आपकी मूल है, ठीक है, जो आपका मूल है उसको पकड़े रहिए, अपनी संस्कृति को पकड़े रहिए, ठीक है। अगर वो समाज के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो हमको अच्छा लगता है, जो समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए जो अच्छा है उसको अपना लेती है, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो छोड़ देते हैं हम। जैसे सती प्रथा था, हमको अच्छा नहीं था, ठीक है, समाज की या मानवता की दृष्टि से अच्छा नहीं था, धीरे धीरे लोगों ने उसको त्याग कर दिया, ठीक है। नृत्य परंपरा हो गया या कोई लोक गायन की विधा हो गई, उसको संरक्षित करने का एक उद्देश्य होता है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। हमारी जो विविधता होगी, किसी भी संस्कृति में जितनी अधिक विविधता होगी वहाँ पे रोजगार के अवसर उतने ज़्यादा होंगे, मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। उस विधा के माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नृत्य है, ठीक है, किसी भी नृत्य का प्रैक्टिस करने के लिए, कोई शास्त्रीय नृत्य या कैसी भी नृत्य, उस नृत्य को प्रैक्टिस करने के लिए आपको विशेष परिधान की जरूरत पड़ेगी। वो परिधान नृत्य करने वाला व्यक्ति तो बना नहीं लेगा, उस परिधान को, जो परिधान, जो कपड़े होंगे वो व्यक्ति खुद तो बनाएगा नहीं, कहीं न कहीं से परचेज़ करेगा, खरीदेगा उसको। तो एक तो जो उस परिधान को बना रहा है उसको रोज़गार मिला, उसको मार्केट में ला कर के बेच रहा है उसको मिला, जो खरीद रहा है उसको रोज़गार मिला, ठीक है। उस नृत्य करने के लिए कुछ कॉस्मेटिक की ज़रूरत पड़ती है, उस कॉस्मेटिक भी मार्केट से खरीदे जाएँगे, उस कॉस्मेटिक का उत्पादन करने वाले लोगों को रोज़गार मिला, ठीक है। मतलब कहने का किसी भी संस्कृति में जितने अधिक से अधिक का डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगा, उतने अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, आज से अगर 100 साल पहले की बात करें तो गाँव का प्रत्येक गाँव, ठीक सॉरी, भारत का प्रत्येक गाँव अपने आप में आत्मनिर्भर था। रोडों की, सड़क वगैरह की इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। आज से अंग्रेज़ जब भारत में आए थे, मतलब 1757 के पहले, जब ये फ्लासी का युद्ध जीतते हैं, फ्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे तो गाँव अपने आप में स्वतंत्र था, कुटीर उद्योग थे, ठीक है। सबके पास एक अपना, सारे गाँव के पास एक अपना सिस्टम था, ठीक है। नाई, धोबी, पंडित, जो जजमानी प्रथा थी, जजमानी प्रथा में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्राह्मण हो गया, ठीक है, उस गाँव में शूद्र हो गए, या उस गाँव में क्षत्रिय हो गए, या कपड़े धोने वाले, कहार वगैरह, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबकी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से, मतलब रोजगार लोगों को मिलता रहता था, ठीक है। आइए थोड़ा सा संस्कृति के बारे में, ये सब जो आपको मैं डिटेल चर्चा कर रहा हूँ, ये सब मेंस के टॉपिक है। मेंस आप लिखने जाएंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर बीपीसीएस या आईएएस वगैरह का मेंस देते हैं, ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत सारे मेंस देने का अनुभव है, ठीक है। आइए बाद में जब मेंस का सिलेबस होगा डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या करना है। आइए, ठीक है। संस्कृति, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, मैं आपको एक लाइन ये समझाना चाहता था कि अगर किसी भी संस्कृति को, ठीक है, आपको बचाए रखना है तो उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि हम अपने परंपरा को बचाए रखें, उसके थ्रू जो लोगों को रोजगार मिल सके, मतलब अधिक से अधिक लोगों को विविध उस डाइवर्सिटी से जुड़ा जा सके। कथक नृत्य देखते हैं। उत्सक शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश के मात्र एक शास्त्रीय नृत्य। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कई सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कि आप केरल में देखेंगे तो मोहिनी अट्ठम हो गया, ठीक है, थुलाल हो गया, ये सब केरल में 2 या 3 कथक नृत्य हैं, ठीक है। मोहिनी अट्ठम, थुलाल दोनों केरल के ही हैं, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। विकास, ठीक है, इसका जो कथक का विकास कहाँ पे होता है, अवध के अतीत, ठीक है, अंतिम नवाब, अवध के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे उनके दरबार में इसका विकास हुआ था। कथक का मतलब ये होता है ना कि कोई भी कथा है, ठीक है, पौराणिक जो कथा है उसको कहते हुए थिरकना, मतलब एक तरह से जो शरीर का हाव भाव है उसके माध्यम से उस कहानी को प्रदर्शित करना या प्रेजेंट करना। कथक का उन्नयन, ठीक है, उन्नायक ठाकुर प्रसाद को कहा जाता है, मतलब इस कथक का जो परिष्कृत करने का काम किए थे वो ठाकुर प्रसाद किए थे। कथक में ठुमरी गायन शैली का प्रवेश महाराजा बिंदादिन ने कराया था। ठुमरी गायन शैली का जो प्रवेश हुआ था कथक में, वो बिंदादिन के द्वारा करवाया गया था। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में, ठीक है, लीला सोफे मेनका का विशेष योगदान है, ठीक है। लीला सोफे का एक नाम रखिएगा, जिनका मेन का उपनाम है।
उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को लखनऊ घराना, ठीक है, जो कथक नृत्य का मेन केंद्र था लखनऊ घराना के नाम से जाना था। लखनऊ घराने का आने का मतलब ये हुआ, ये किसी व्यक्ति विशेष का घर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का एक समूह है जो कथक नृत्य को परफॉर्म करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं कथक नृत्य को, ठीक है। उसमें इन लोगों को एक तरह से महारत हासिल है, ठीक है। मतलब एक विधा से, एक व्यवसाय से लोगों का एक समूह है कथक, ठीक है, जो लखनऊ घराने में है। मतलब ये लोग कथक नृत्य को परफॉर्म करते हैं। प्रमुख जो नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, देखिए जो नृत्यकार हैं जो कथक नृत्य का परफॉर्म करते हैं, शंभू महाराज जी हैं कथक नृत्य से, कालका महाराज, इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, शंभू महाराज, कालका महाराज, बिरजू महाराज, दुर्गा महाराज, ठीक है, दुर्गा महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, सितारा देवी, ठीक है, सितार देवी, सुखदेव प्रसाद आदि, ठीक है, लच्छू महाराज फेमस है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज, कालका महाराज, ठीक है, बिरजू, लच्छू, शंभू, कालका, दुर्गा, गोपी कृष्ण, इन गोपी कृष्ण चौबे का याद रखिएगा, ये नया नाम है, पहले इनका नाम नहीं आता था लेकिन अब जुड़ा हुआ है, सितार देवी, सुखदेव, ठीक है। ये लोग उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य से संबंधित एक प्रसिद्ध आइकन है। आइए, सामान्य तौर पर कथक नृत्य के लिए ध्रुपद गायन का प्रयोग किया जाता है। बनारस और लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक घराने हैं, ठीक है। बनारस घराना मतलब कथक का जो जन्म होता है वो लखनऊ घराने से, लखनऊ का जो वाजिद अली शाह थे उनके दरबार से कथक नृत्य प्रारंभ होता है। और उत्तर प्रदेश में 2 घराने ऐसे हैं जो कथक नृत्य को परफॉर्म करते हैं। वो 2 घराने कौन कौन से हैं? एक आपका बनारस घराना है, ठीक है, और दूसरा लखनऊ घराना है, ठीक है। आइए, कथक के जो प्रमुख घटक हैं कौन कौन से इसमें हैं, उसको थोड़ा सा, ये सब टॉपिक थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन आप देखिए, आप यूपी ट्रिपल एसटी हो गया है, लोक सेवा आयोग हो गया, अब जो क्वेश्चन को पूछने का एक ट्रेंड बदल गया, अब क्वेश्चन को बहुत गहराई से लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप देखते हैं। नृत्य मतलब कथक के जो प्रमुख घटक कौन से हैं? नृत्य, ठीक है, वंदना, वंदना तथा मंगलाचरण के साथ नृत्य की शुरुआत किया जाता है। मतलब जो कथक नृत्य प्रारंभ करने के 2 चरण है, एक वंदना है, दूसरा मंगला है, इसके साथ इस नृत्य की शुरुआत किया जाता है। दूसरा ठाट, नर्तक, ठीक है, जो नर्तक होता है, नृत्यांगना सुंदर मुद्रा में खड़े होते हैं, ठीक है, एक मतलब ऐसे मुद्रा में खड़े होते हैं जो लोगों के मन को आकर्षित कर सके। आमद, ठीक है, ये कथक नृत्य के घटक है, ध्यान दीजिएगा, जब आप मेंस लिखेंगे ना तो इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब तो उत्तर प्रदेश जो मेंस वाला पेपर है, ठीक है, जो 5वां 6वां पेपर है, विशेष करके यूपी से ही पूछता है, पूरा का पूरा यूपी का ही है। उसमें यहाँ की आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ये सब के सब उसमें समाहित हैं दोनों पेपर में। आमद, आमद क्या है कि तालबद्ध बोल पर नृत्य का एक पहला परिचय है। मतलब जो है कि एक बोल पर जो जैसे तबला बजता है, जो तालबद्ध होता है, उस पर अपने शरीर के गेस्चर को प्रेजेंट करना पड़ता है। जुगलबंदी, देखो, नृतक, नृत्यांगना और तबला वादक के बीच एक प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत की जाती है। कवित्व, कविता के अर्थ को नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। तराना, अंत से पहले लयबद्ध प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, मतलब अंत से पहले लयबद्ध प्रस्तुत किया जाता है। गत क्या है कि बिना किसी गायन के नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, बिना किसी गायन के नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, उसको गत कहता है। प्रमुख 4 संस्थान हैं जो कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रमुख 4 ऐसे संस्थान हैं जो कथक में एक तरह से आपको स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं। वो बेचू बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कथक संस्थान, ठीक है। मतलब ये दोनों संस्थान आपके कहाँ पे? लखनऊ में हैं। कौन कौन से? भातखंडे संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। बीएचयू तो आप जानते ही बनारस में, वाराणसी में। आगरा विश्वविद्यालय आपका आगरा में ही है। आइए, अब थोड़ा सा संगीत कला के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही महान संगीतज्ञों की जन्मभूमि रही है, ठीक है, एवं कर्मभूमि रही है। मतलब उत्तर प्रदेश जो है कि महान प्राचीन काल से ही संगीत कला में जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो भरत मुनि की थी, ठीक है, मतलब जो नाट्य शास्त्र थे उसकी रचना भरत मुनि की थी, जिसे संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। यह संगीत और नृत्य के विषय पर रचित प्रथम नियमित विस्तृत पुस्तक है। कहने का मतलब है कि इस पुस्तक में संगीत और नृत्य से संबंधित विशेष विधाओं का, विशेष कलाओं का चर्चा किया गया, व्याख्या किया गया है। उत्तर प्रदेश में संगीत की परंपरा वैदिक काल से प्रचलित है। सामवेद को भारतीय संगीत का पितामह, ठीक है, यानी भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद
का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसे कि भारतीय संगीत का विज्ञान माना गया है। ठीक है, भारतीय संगीत का विज्ञान माना गया है। गुप्त राजाओं सम्राट हर्षवर्धन के समय संगीत विधा अपने शीर्ष पर थी। ठीक है, जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके समय जो संगीत विधा अपने चरम पर थी। गुप्त राजा समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया। ये उत्तर प्रदेश की जो महान हस्तियाँ हैं, ठीक है, जो इस क्षेत्र में कुछ काम किए हैं, जो इसमें इंटरेस्ट लिए हैं, उनके बारे में बता रहा है। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत की बात थोड़ा सा किया जाए। भारतीय संगीत का मूल नाट्य शास्त्र में निहित है। ठीक है, करेक्ट। भारतीय संगीत का जो मूल है वो नाट्य शास्त्र में निहित है। भारतीय संगीत देखिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति, मतलब जो भारतीय संगीत की जो पद्धति है वो दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है, दूसरे को कर्नाटक संगीत पद्धति, ये दक्षिण भारत वाला है। उत्तर प्रदेश सहित समस्त मतलब उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण उत्तर भारत, ठीक है, में हिंदुस्तानी संगीत प्रचलित है। मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बाद जो कि समस्त उत्तर भारत है, ठीक है, उसमें हिंदुस्तानी संगीत शैली को अपनाया गया है या प्रैक्टिस किया जाता है, लोग अपनाए हैं। हिंदुस्तानी शाखा प्राकृतिक सप्तक स्वर, ठीक है, सप्तक स्वर का अनुपालन करती है। मतलब जो हिंदुस्तानी शाखा हिंदुस्तानी संगीत है, ठीक है, वो प्राकृतिक सप्तक स्वर का अनुपालन करती है। हिंदुस्तानी संगीत शाखा में 10 प्रमुख विधाएं हैं। ठीक है, जो हिंदुस्तानी संगीत शाखा संगीत कला है उसकी जो 10 प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टिप्पा, धमार, होरी, चतुरंग, रस, सारग और सरगम आदि। ध्रुपद शैली देखिए, ध्रुपद शैली के बारे में थोड़ा सा देखिए। मतलब ये जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है उसमें 10 तरह की विधा को अपनाया जाता है। ठीक है, तो विधाओं का नाम एक बार और देख लीजिए। ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, ठुमरी है, टिप्पा है, धमार है, होरी है, चतुरंग है, रस, सारंग और सरगम। ठीक है, रस, सारंग, सरगम। ध्रुपद शैली के बारे में थोड़े से हम देखते हैं करके। संगीत के कुछ नियम बधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहते हैं। ठीक है, जो संगीत के कुछ नियम होते हैं उनके अपने आचार संहिता होती है, उसमें बधे होने के कारण इसको ध्रुपद कहते हैं। उत्पत्ति मंदिरों में हुआ था। ठीक है, मतलब देवताओं की स्तुति करते हुए इस संगीत को प्रस्तुत किया जाता है, किसको? ध्रुपद शैली को। वाद्य यंत्र, ठीक है, पखावज और तंबूरे, ठीक है, पखावज और तंबूरे का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुपद आलाप के साथ शुरू होता है और फिर लय को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। मतलब पहले आलाप आलाप नहीं, क्योंकि किसी वर्ड को बहुत खींच करके बोलना, तो उसको आलाप कहते हैं। आलाप के साथ शुरू होता है और लयबद्ध धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त था। मतलब मुगल दरबार में अकबर के द्वारा, ठीक है, इसको संरक्षण प्राप्त किया था। किसको? ध्रुपद शैली को। ध्रुपद शैली अपने शीर्ष पर पहुंच गई थी कब? अकबर के समय। अकबर के दरबार में 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायन थे। ठीक है, ध्रुपद गायक जो 3 लोग थे, तानसेन, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास। मतलब अकबर के समय ये लोग अपने समय पर चरम, ठीक है, मतलब इस ध्रुपद शैली को अपने चरम सीमा पर लेके गए ये तीनों लोग। कौन? तानसेन, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन आइकन कौन है? जो यहाँ पे मेन आइकन अकबर है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अकबर के समय ये लोग थे। ठीक है, मतलब तानसेन, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर भारतीय संस्कृति परंपरा आप देखेंगे तो अकबर को कोई नहीं जानता। मतलब अकबर को बहुत उतना सम्मान वगैरह नहीं मिला जितना इन लोगों को मिला, स्वामी हरिदास को, तानसेन को और गोपाल दास को। ठीक, लेकिन वो राजा था अकबर उस समय, तो उसके शासनकाल में ये लोग थे, तो उसके नाम से ये लोग जाने जाते हैं। ठीक है, बैजू बावरा भी इसी काल के माने जाते हैं। मतलब बैजू बावरा थे वो भी इसी अकबर के समय ही, मतलब बैजू बावरा, तानसेन, गोपाल और हरिदास लोग एक ही समय थे। ध्रुपद विधा का डागरी घराना उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद जो विधा है उसका एक डागरी घराना है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश व बिहार दोनों राज्यों से संबंधित है। ध्रुपद शैली का संबंध किससे? डागरी घराना से। ध्यान देखिए, डागरी घराना यदि आपसे पूछ रहा है, डागरी, ठीक है, डागरी घराना किससे संबंधित है आप बताएंगे? ध्रुपद शैली, डागरी घराना, ठीक है, ध्रुपद शैली से आपका संबंधित है। तानसेन के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उनका नाम अता अली खान रखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो तानसेन थे, ठीक है, इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, तानसेन का जो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था। जब ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है,
तब इनका नाम अता अली खान पड़ता है। क्या पड़ता है? अता अली खान थी इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद। ख्याल शैली के बारे में देखिए, कि हिंदुस्तानी संगीत का जो ख्याल शैली उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ख्याल शैली का उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी ने ख्याल के विशेष महत्व दिया था। ठीक है, तो जौनपुर के सरकी सुल्तान थे मोहम्मद शाह सरकी, उन्होंने ख्याल को एक विशेष महत्व, विशेष ऊंचाइयों पर लेकर के गए थे। ख्याल शैली की जो रचना बंदिश कहलाती है, जो ख्याल शैली की जो रचना है वो बंदिश कहलाती है। ख्याल के गायन में, ठीक है, आलाप की अपेक्षा ताल को, ठीक है, ताल को अधिक, ठीक, महत्व दिया जाता है। बड़ा ख्याल धीमी गति से गाया जाता है, छोटा ख्याल तेज गति से गाया जाता है। ठीक है, ख्याल में एक दो विधा है, ख्याल शैली गाने के लिए दो विधा है, एक बड़ा ख्याल होगा, छोटा ख्याल होगा। बड़ा ख्याल में जो कि धीमी गति से गाया जाएगा और छोटे ख्याल में तेज गति से गाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किराना घराना, आगरा घराना ख्याल गायन से संबंधित है। ठीक है, किराना घराना और आगरा घराना ख्याल शैली से संबंधित है। अभी आप देखे थे ऊपर क्या, डागर घराना, डागर घराना किससे संबंधित है? आपका ध्रुपद शैली से। ठीक है, आइए तराना शैली। तराना शैली इसमें देखिए क्या है, इस शैली का विकास अमीर खुसरो के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, तराना शैली का विकास किससे हुआ था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो के प्रयासों से तराना शैली का विकास हुआ है। तराना गायन शैली में लय को प्रमुखता दी जाती है। तराना गायन शैली में लय को प्रमुखता दी जाती है। मेवाती घराना पंडित रतन मोहन शर्मा एक प्रसिद्ध तराना शैली के गायक थे। ठुमरी शैली, ठुमरी शैली ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे मेंस के टॉपिक है। ठीक है, प्री में बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं देगा, जो समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस का मेंस देंगे तो उस समय काम आएगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। ठुमरी शैली हिंदुस्तानी संगीत की एक अर्धशास्त्रीय शैली है। ठीक है, ठुमरी जो शैली है हिंदुस्तानी संगीत की, ठीक है, अब जो शास्त्रीय संगीत है इसको दो शैलियाँ हैं, एक हिंदुस्तानी शैली, दूसरी कर्नाटक शैली। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली चलती है। उस हिंदुस्तानी शैली के अंदर जो 10 आपका शैलियाँ थी, ठीक, उसमें एक ठुमरी है। ठीक, ठुमरी में कह रहा है कि इसको एक अर्धशास्त्रीय शैली के नाम से जाना जाता है। विषय क्या? प्रेम और भक्ति। ठुमरी शैली का विषय क्या? प्रेम और भक्ति, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ठुमरी के जो प्रमुख घराने हैं, बनारस घराना और लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना ये दोनों कथक के लिए भी फेमस था। ठीक है, कथक के लिए फेमस था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मात्र एक है। अगर आप केरल देखें तो केरल के पास दो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक कथक कली है। ठीक है, कथक कली, ठीक है, एक कथक कली है और दूसरा मोहिनी अट्टम है। ठीक है, कथक कली, मोहिनी अट्टम, थुलाल भी वहीं का है। ठीक है, कथक कली, मोहिनी अट्टम थुलाल पूरा नाम है। सॉरी, ये मैं गलत बोल दिया आपको। जो मोहिनी अट्टम थुलाल, ठीक है, मोहिनी अट्टम थुलाल इसका पूरा नाम है। ठीक है, एक आपका कथकली। ठीक है, कथक यूपी का है लेकिन कथकली आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम थुलाल और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश के पास एक ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक है। कथक विशेष करके जो कथा होता है ना, मंदिरों में जो कथा कहा जाता है, ऊपर अभी आपको बताया तो था हमें, जो कथा होता है, ठीक है, उसको मंदिरों में कहते हुए एक बॉडी का गेस्चर, ठीक है, बॉडी का जो फिजिकल गेस्चर होता है उसको हाव भाव को दिखाना, मतलब कथा को थिरकते हुए कहना। अगर सीधी सीधी एक लाइन में मैं कहूँ तो कथा का मतलब क्या होता है? कथा को थिरकते हुए, कथा को नाचते हुए, एक उसको भाव भंगिमाओं के माध्यम से एक गेस्चर देते हुए उसको कहना, उसको गाना। विशेष करके इसमें कथक में लोग मुंह से बहुत कुछ गाते नहीं है। ठीक है, अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से, बॉडी गेस्चर के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करने, या जो भी शब्द होते हैं, ठीक है, उसको अपने फिजिकल गेस्चर के माध्यम से प्रकट करते हैं। अमीर खुसरो के बारे में देखिए, इनका जन्म 1253 ईस्वी में एडी में कासगंज में पटियाली गांव में हुआ था। कासगंज का पटियाली गांव में हुआ था। वास्तविक नाम जो अमीर हसन यामुद्दीन खुसरो था। ठीक है, अमीर खुसरो, ध्यान दीजिएगा, इनका वास्तविक नाम जो अमीर हसन था, अमीर हसन यामुद्दीन था। ठीक है, इनको अमीर जो नाम था और खुसरो दोनों अलग अलग व्यक्तियों को दिवा दिया गया था। अमीर जो है कि इनको जलालुद्दीन ने दिया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी इनको अमीर नाम दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, जलालुद्दीन का भतीजा था। ठीक है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी था इनको खुसरो के उपनाम दिया था। ठीक है, जो जलालुद्दीन था इनको अमीर का उपनाम दिया था। मतलब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा
अमीर की उपाधि दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को, ठीक है, इनका जो मूल नाम था अमीर हसन यामुनीन था। अमीर खुसरो इनका तो प्रचलित नाम था। तो अमीर जलालुद्दीन खिलजी उपनाम देता है और खुसरो अलाउद्दीन खिलजी इनको उपनाम देता है। ठीक है, नहीं गुरु, ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। सितार एवं तबला वाद्य यंत्र के जनक थे। ठीक है, सितार और तबला दोनों का ये जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, संगीत की ख्याल शैली को विकसित करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। जो ख्याल शैली है संगीत का उसको विकसित करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। हिंदुस्तानी संगीत शैली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। भारत में गज़ल का प्रतिपादन अमीर खुसरो के नाम से ही अमीर खुसरो को माना जाता है। मतलब गज़ल का जो प्रतिपादक है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को हिंदी की खड़ी बोली और उर्दू साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, ये अमीर खुसरो के बहुत सारे ऐसे विधा या कुछ राग लिखे हैं जो भारत में मंदिरों में, ठीक है, विशेष करके कृष्ण शैली की जो परंपरा वाले जो मंदिर हैं जहाँ पे गाए जाते हैं, ठीक है, इनके द्वारा रचित कुछ कविताएं हैं। नूह सिपीर, मतलब इनके द्वारा जो रचित लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, वो हिंदू मंदिरों में आज भी प्रचलित है। विशेषकर जो केशवनाथ मंदिर वगैरह, मथुरा वगैरह, उसमें गाई जाती है। रचनाएं क्या है? नूह सिपीर जो अमीर खुसरो हैं उनके द्वारा कुछ रचित पुस्तकें हैं। भारतीय जलवायु का वर्णन करता है। क्या? नूह जो सिपीर है भारतीय जलवायु का वर्णन करता है। किरान उस सादेन, देवल रानी की कथा, ठीक है, तुगलकनामा और मजनू लैला, ठीक है, मजनू लैला ध्यान रखिए, मजनू लैला, तुगलकनामा, देवल रानी की कथा, किराना उस साधन, ठीक है, किरान उस साधन, नूह सिपीर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत का तोता या तूतिए ये हिंद कहा जाता है। ठीक है, इनको तोता ये हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लोक संगीत के बारे में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा होगा लेकिन आइए कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोक संगीत है कजरी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी आपसे बताया ना जो लोक संगीत हो गया, लोक गीत हो गया, इस विधा को संरक्षित करने का मतलब ये है कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है, एक तरह से एक तो मनोरंजन हो जाता है, दूसरे लोगों को एक आर्थिक गतिविधि का आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए एक अवसर मिल जाता है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रावण मास में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। भोजपुरी के अतिरिक्त एक मगही शैली भाषा में भी गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कजरी है भोजपुरी में तो गाया ही जाता है। भोजपुरी के अलावा जो है कि मगही, ठीक है, मगही प्लस आपको मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 भाषाओं में कजरी गाया जाता है। उत्पत्ति मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है, यानी मिर्ज़ापुर में। करके विषय वस्तु क्या है? जो कजरी का विषय वस्तु है, राधा और कृष्ण का प्रेम है कजरी की विषय वस्तु। कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होता है। स्त्रियों के समूह के द्वारा या, ठीक है, स्त्रियों के समूह के द्वारा की गई, ठीक है, वाली एक कजरी को, ठीक है, दुलामिनिया कजरी, ठीक है, दुलामिनिया कजरी कहते हैं। मतलब स्त्रियों के समूह के द्वारा ये जो कजरी गाया जाता है, ठीक है, उसको दुलामिनिया कजरी कहते हैं। कजरी के जो प्रमुख 4 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? जिन्हें अखाड़ा भी कहा जाता है। जो कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उन्हें अखाड़ा कहा जाता है। पंडित विश्वदास मालवीय अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, ठीक है, और अक्खड़ अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा। ठीक है, आपसे बहुत कुछ नहीं, बस इतना पूछेगा कि पंडित विश्वदास मालवीय अखाड़ा का संबंध किस विधा से है? ठीक है, किस भारतीय परंपरा से है? तो आप बताएंगे कजरी से। ठीक है, पंडित विश्वदास मालवीय अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा और जहांगीर अखाड़ा। प्रसिद्ध गायिका जो है कि कजरी की मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव गुप्ता, ठीक है, उर्मिला श्रीवास्तव गुप्ता, ठीक, सॉरी, उषा गुप्ता, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता और विंध्यवासिनी देवी। ठुमरी के बारे में देखिए। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी लोकगीत की उत्पत्ति होता है। ठीक है, यानी उत्पत्ति हुई थी। विशेषता क्या है? भगवान श्री कृष्ण और राधा के जीवन के रचित है, ठीक है, सचित्र वर्णन करता है। ठुमरी भगवान श्री कृष्ण और राधा के जीवन का वर्णन करता है। कजरी भी देखिए, कजरी भी भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला एक विधा है। घराना क्या है? बनारस घराना और लखनऊ घराना, ठीक है, ये दोनों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन शैली एक रोमांटिक और कामुक शैली है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का
गीत भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहा जाता है इसको, ठीक है। गीत रचना ज़्यादातर प्रेम, जुदाई, भक्ति से संबंधित होता है। बेगम अख्तर, गौहर जान, शोभा गुट्टूर यानी ठुमरी की रानी, ठीक है। देखिए शोभा गुट्टू को क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी। शोभा गुट्टूर को ठुमरी की रानी कहते हैं। नूर जिशान, प्रभा अत्रे, ठीक है, ठुमरी की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। सोहर के बारे में थोड़ा सा देखिए, अवध क्षेत्र में, ठीक है, अवध और पूर्वांचल लोकगीत है जो बच्चों को जन्म अवसर पर गाया जाता है, मतलब बच्चों के जन्म अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है ये सोहर। गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सोहर में क्या करते हैं, जो बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और उसके मृत्यु तक उसके पूरे जीवन चक्र को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। सोहर में अवध और पूर्वांचल का एक लोकप्रिय गीत है। चैती, देखिए चैती कहाँ गया था, पूर्वांचल के लोकगीत है। चैती कहाँ, पूर्वांचल का लोकगीत है। चैत माह में, ठीक है, चैत माह पर केंद्रित एक चैत्र भगवान राम के जन्म भी माह है, ठीक है, मतलब जन्म के भी माह है, ठीक है। इस संगीत में अंतिम पंक्ति में राम शब्द आता है, ठीक है। जो चैत्री होता है इसमें अंतिम पंक्ति में राम शब्द जरूर आता है, ठीक है। चैती का संबंध किससे, भगवान राम से संबंधित, ठीक है। पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, बस इतना याद रखिए। रसिया ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है रसिया, ठीक है। रसिया नृत्य भी है और रसिया गीत भी है। भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। रसिया क्या है, भगवान कृष्ण और राम के प्रेम प्रसंग पर। कर्म, आप ऊपर एक और देखे थे ना, कजरी, ठीक है, वो भी भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित था, ठीक है। एक कजरी और कर्मा, ठीक है, कर्मा भी गीत आपका वहीं पे बुंदेलखंड वाले, सॉरी, सोनभद्र वाले क्षेत्र में कर्मा भी नृत्य किया था। नृत्य पढ़ेंगे तो ऊपर देखेंगे नीचे, कजरी था। ढोला, ठीक है, आगरा व मेरठ क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसे ढोला मारू का सचित्र वर्णन किया जाता है, ठीक है, किया गया है। फाग, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश होली के अवसर पर प्राकृतिक सौंदर्य और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को दर्शाता है। फाग। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, इसे अहिर समुदाय के द्वारा गाया व सुना जाता है, ठीक है। विषय क्या है, सुना का तो सब कुछ सुन लेगा, लेकिन विशेष करके इसको गाने का जो प्रचलन है अहिर समुदाय में है बिरहा। विषय क्या है, पति के विरह में, ठीक है, बिरहा का विषय जो है कि पति के विरह में उदास पत्नी का एक भाव है। बिरहा का जो प्रथम गायक, ठीक है, गाजीपुर के बिहारी यादव थे, ठीक है, गाजीपुर के बिहारी यादव के नाम पर ही इसका बिरहा पड़ गया। अल्लाह, देखिए अल्लाह फेमस है थोड़ा सा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, ठीक है, जिसकी शुरुआत महोबा में हुई थी, ठीक है। अल्लाह और उदल दो भाई थे, करके अल्लाह और उदल राजा परम की सेना, परमधीर देव इनका नाम था, ठीक है। ये इनका जो पूरा नाम है परमधीर देव है, ठीक है, परमधीर देव चंदेल राजा थे, ठीक है, चंदेल वंश से संबंधित थे, परमधीर देव थे। उनके दरबार में ये दोनों भाई रहते थे, अल्लाह और उदल, बहुत वीर थे, ठीक है। इनको दुश्मनों ने कोल्हू, जानते हैं जो रस पीने वाला कोली है, उसमें इनको डाल करके पेर दिए थे सब दिनों को, इतनी दर्दनाक इन दोनों की हत्या हुआ था। अल्लाह और उदल की बहुत बड़े वीर थे सभी, इन्हीं की वीर गाथा, ठीक है, इन्हीं दोनों की, अल्लाह और उदल दोनों की वीर गाथा इसमें गाई जाती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। कर की ब्रज भाषा भोजपुरी और अवधी, मतलब जो अल्लाह गाया जाता है, ठीक है, अल्लाह उदल, वो ब्रज भाषा भोजपुरी और अवधी तीनों में गाया जाता है। नकटा देख ली, अवधी का एक लोकगीत है, ठीक है, इसे पूर्वांचल में भी गाया जाता है। नकटा, उसके ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। कहारवा, ठीक है, कहार जाति के द्वारा सामान्यतः विवाह कार्यक्रमों के अवसर पर कहारवा गाया जाता है। आइए, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का नृत्य है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।